अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इजाज़ फ़ारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 एल्गोरिथम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज का हमारा टॉपिक है अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इज़ डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसको हम डीपीपी बोलते हैं। तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग टेक्निक नहीं है। ये जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ग्रीडी एल्गोरिथम जैसे कोई एल्गोरिथम नहीं था, वो भी एक टेक्निक थी। तो बिल्कुल इस तरह ये भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक है जिसको हमने ग्रीडी एल्गोरिथम का नाम दिया है। तो देखते हैं जी डायनामिक प्रोग्रामिंग है क्या। डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, यानी कि ये ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है जो कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थे मोस्टली। और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है ये हमने पिछले लेक्चर्स में टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में पढ़ लिया था। तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। पहला पॉइंट तो है इसका ये। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसका काम करने का तरीका देखें तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेगी। पहला इसका पॉइंट ये है कि अगर तो आपका प्रॉब्लम ऐसा है जो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया जा सकता है और वो सब प्रॉब्लम्स भी सेम नेचर के होने चाहिए, जैसे कि मेन है। इसके मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक लिस्ट को मर्ज करना है तो आप उस लिस्ट को हाफ में कर लेते हैं। अब जो दो हाफ हो गए, उन दो हाफ लिस्टों को भी आपने मर्ज ही करना है। तो ये दो सब प्रॉब्लम बन गए थे, लेकिन इनकी नेचर सेम थी जो बिग प्रॉब्लम की थी। और बिग प्रॉब्लम की नेचर ये थी कि उसमें आपने इस लिस्ट को मर्ज करना था और इन दो छोटी लिस्ट को भी आपने मर्ज करना है। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपने कॉलेज में फंक्शन अरेंज करना है, तो अब आप उस पूरे फंक्शन के इवेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। आप एक बंदे को कह देते हो कि यार कंपेयरिंग आपके ज़िम्मे है, दूसरे को आप कह देते हो कि लट से कारपेट वगैरह आपने बिछाने हैं, तीसरे को आप कह देते हो कि टेंट वगैरह का जिम्मे आपका है, चौथे को कह देते हो कि मैस वगैरह का जिम्मे आप है। अब ये प्रॉब्लम छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में तो डिवाइड हो गया है, लेकिन इनमें से हर एक प्रॉब्लम जो है वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में एक मुकम्मल पैकेज है, अब मुकम्मल प्रॉब्लम है। वो जो बड़ा प्रॉब्लम था उस सेम नेचर का नहीं है। तो ऐसे जगह पे आप डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं लगा सकते। आप सिर्फ वहीं लगाएंगे जब आपने प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया और वो सब प्रॉब्लम्स भी जो बिगर प्रॉब्लम था, मेन प्रॉब्लम था, उसी नेचर के हैं, तब आप लगा सकते हो। अच्छा, आपने पहला काम ये किया, आपने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आप क्या करते हो, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। तो ये तो हम ग्रीडी में भी कर रहे थे, तो फ़र्क क्या हुआ? यस, आप बेशक भी ग्रीडी में भी यही कर रहे थे, लेकिन इसमें सॉल्व करने के साथ साथ आप एक एक्स्ट्रा काम करोगे, और वो क्या है, आप इन प्रॉब्लम्स को जैसे जैसे सॉल्व करते रहोगे ना, उनके आंसर को सेव करते आओगे या स्टोर करते आओगे। ये इसके पीछे मेन लॉजिक है। क्यों करते आओगे? क्योंकि हमने कहा कि प्रॉब्लम्स जो हमारे पास सेम नेचर के हैं, तो देयर इज अ चांस कि सेम प्रॉब्लम हमें दोबारा से मिल जाए, सेम प्रॉब्लम हमें दोबारा से इनकाउंटर हो जाए। तो बजाय इसके कि फिर हम इस सारे प्रॉब्लम को दोबारा से सॉल्व करें, हम ये चेक कर लेंगे कहीं हमने ये पहले तो सॉल्व नहीं किया हुआ। अगर तो पहले सॉल्व किया हुआ है तो वो आंसर हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, हम सारी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। अभी मैं जब एग्जांपल दूंगा आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए जी, डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, फिर इन सब प्रॉब्लम्स का आंसर स्टोर कर लेते हैं ताकि दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ये है आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वही पढ़ लेते हैं। उसने लिखा हुआ है जी, डायनामिक प्रोग्रामिंग इज अ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक दैट सॉल्व्स प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कैसे, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, ओके, स्टोरिंग देयर रिजल्ट्स, और जो उनको सॉल्व करके उनका रिजल्ट है वो सेव कर लो, रीयूजिंग देम टू अवॉइड रिपीटेड वर्क्स, और फिर इन्हीं रिजल्ट्स को जो आपने सेव किया है दोबारा दोबारा यूज़ करो ताकि दोबारा से कैलकुलेशन ना करनी पड़े। अभी मैं आपको समझा दूंगा एग्जाम्पल से। की पॉइंट्स देख लें जिसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेक प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, स्टोर रिजल्ट्स ऑफ सब प्रॉब्लम्स, या तो मेमोरी में या टेबल में। यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की दो टाइप्स हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ। जो जिसमें आपने मेमोरी में सेव करना होता है रिजल्ट को, उसको आप बोलते हो मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन नहीं है, ये मेमोराइजेशन है। और ऐसा टेक्निक जिसमें आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग के रिजल्ट टेबल में सेव करते हो, उसको आप बोलते हो टेबुलेशन। तो दो टाइप्स हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, मेमोराइजेशन और टेबुलेशन मेथड। अच्छा, तीसरा स्टेप, रीयूज स्टोर्ड रिजल्ट इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग और सेव्स टाइम्स। इस तरीके से आप करोगे। तो ये है जनाब आपकी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। आपकी जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो फिबोनाची नंबर्स हैं।
पहले आपको फिबोनाची नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फिबोनाची नंबर है क्या, तब हम इसको देखते हैं कि हमने इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग और एक आम मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें जी, फिबोनाची नंबर होते क्या है। फिबोनाची नंबर असल में एक सीरीज है जिसमें हर अगला नंबर पिछले दो नंबर्स का सम होता है। अब शुरू वाले दो नंबर्स हम या तो 0 और 1 ले लेते हैं, क्योंकि कहीं से तो हमने स्टार्ट करना है, या हम 0 0 भी ले सकते हैं, लेकिन ये अब नहीं ले जा रहा। तो या तो आप 0 1 ले लो या 1 1 ले लो, क्योंकि अगर हम इस तरह ले लेंगे तो हमारा हमेशा 0 आता रहेगा, तो ये नहीं हो सकता। तो कहीं से तो स्टार्ट हमने करना है ना, तो या तो हम 0 1 ले सकते हैं पहले नंबर, या 1 1 ले सकते हैं। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 1 लेके चलता हूँ, या 0 1 ले लिए, चलो मैंने 0 और 1 ये मैंने दो नंबर ले लिए, इस सीरीज के पहले दो नंबर है ये। अब नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, पिछले दो नंबर्स का सम। तो पिछले दो नंबर्स क्या है, 0 + 1, तो मैं यहाँ पे सम करता हूँ 0 + 1, तो अगला नंबर इसको होगा जनाब 1। अच्छा, इस सीरीज का अगला नंबर क्या होगा, इससे पहले दो डिजिट जो ये है इनका सम 1 + 1 2। अब इसकी सीरीज का अगला नंबर क्या होगा, पिछले दो नंबर्स का सम 2 + 1 3। अब अगला नंबर क्या होगा, पिछले दो नंबर का सम 3 + 2 5। अगला नंबर क्या होगा, पिछले दो नंबर का सम 5 + 3 8 एंड सो ऑन 13, और अगला 21, इसके बाद 34 एंड सो ऑन। तो ये चलती रहेगी। अब अगर इसमें आप देख रहे हो कि हर एक नंबर जो है वो पिछले दो नंबर का सम होता है, बिल्कुल होता है जी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि मुझे, अच्छा इसमें टर्म्स होती है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और सिक्स्थ। मैं कहूँ जी मुझे फिबोनाची की सिक्स्थ टर्म जो है ना, ये बताओ क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फिबोनाची की फिफ्थ टर्म का पता हो और फिबोनाची की फोर्थ टर्म का पता हो। बिल्कुल जी, तभी तो आप सिक्स टर्म निकालोगे इन दोनों को जमा करके। यस। और फिफ्थ के लिए क्या ज़रूरी है, फिफ्थ के लिए ज़रूरी है कि मुझे फोर्थ का पता हो और मुझे थर्ड का पता हो। बिल्कुल जी, तभी तो मैं फिफ्थ निकालूंगा। और फोर्थ के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे थर्ड का पता हो और सेकंड का पता हो, तभी तो मैं निकालूंगा। इस तरह फोर्थ के लिए मुझे थर्ड का पता हो, सेकंड का पता हो, थर्ड के लिए मुझे सेकंड का पता हो, फर्स्ट का पता हो, थर्ड के लिए मुझे सेकंड का पता हो, फर्स्ट का पता हो, और सेकंड के लिए मुझे जो है वो पहले दो नंबर्स का पता होना चाहिए, इस तरह। और इसके लिए भी इस तरह। तो आप देख रहे हो कि ये इस तरह ग्रो कर रही है। अब इसमें अगर आप गौर करो तो मैं निशान लगा देता हूं। देखें, फोर्थ टर्म फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूं, फोर्थ टर्म मुझे कितनी दफा कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक दफा यहां और एक दफा यहां, 2 टाइम्स कैलकुलेट करनी पड़ी है। बिल्कुल जी। अच्छा, थर्ड टर्म मुझे कितनी दफा कैलकुलेट करनी पड़ेगी जी, देख लेते हैं। एक दफा मुझे यहां पे, एक दफा यहां पे, एक दफा यहां पे, 3 टाइम्स। सेकंड टर्म मुझे कितनी दफा काउंट करनी पड़ेगी जी, एक दफा यहां पे, एक दफा यहां पे, यहां, यहां, 4 टाइम्स। यानी कि सेम काम है और आप मल्टीपल टाइम उसको कैलकुलेट कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, बार बार कैलकुलेट कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो जब आपने कैलकुलेट करने, क्या ही बेहतर होता कि फोर्थ टर्म जब मैंने कैलकुलेट कर रहा था, जो भी आती उसको एक मेमोरी में एक जगह पे सेव कर लेता कि भाई लेट्स से फोर्थ टर्म मेरे पास बनती है 2, कि भाई ये फोर्थ टर्म है। और नेक्स्ट जब यहाँ पे मुझे इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ी थी, तो बजाय इसके कि मैं इन सबको कैलकुलेट करता, मैं यहीं पे लिख देता कि ये 2 है, तो ये सारा के सारा जाने से बच जाता। यस, ये बेसिक अप्रोच है फिबोनाची, सॉरी, डायनामिक प्रोग्रामिंग के पीछे। तो देखें जी, नॉर्मल मेथड क्या होगा, रिकैलकुलेट करो आप सारे नंबर्स को, जैसे मैंने अभी किया है। डायनामिक मेथड क्या है, कैलकुलेट वंस, एक दफ़ा कैलकुलेट कर लो, स्टोर कर लो। अच्छा, अभी देखें, ये आपके सामने जो है ना, फिबोनाची ऑफ फिफ्थ कैलकुलेट हुआ है। क्या अगर आपको कहा जाता है कि फिबोनाची ऑफ फिफ्थ आप कैलकुलेट करें तो कैसे होगा, मैं इसको जल्दी से ओवरव्यू कर देता हूँ। फिबोनाची ऑफ फिफ्थ के लिए मुझे ज़रूरी है कि फिबोनाची ऑफ 4 का पता हो और 3 का पता हो। बिल्कुल जी। एफ ऑफ 4 यानी कि फिबोनाची ऑफ 4 के लिए ज़रूरी है कि मुझे एफ ऑफ 3 का पता हो और एफ ऑफ 2 का पता हो। एग्जैक्टली। एफ ऑफ 3 के लिए मुझे ज़रूरी है कि एफ ऑफ 2 का पता हो, एफ ऑफ 1 का पता हो। यस। और एफ ऑफ 2 के लिए मुझे एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 इनका पता होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक साइड लेके चलता हूँ। मैंने कहा ये एफ ऑफ 5 निकालना है मुझे, उसके लिए एफ ऑफ 4 और 3 चाहिए। 4 के लिए मुझे एफ ऑफ 3 और 2 चाहिए। 3 के लिए मुझे 2 और 1 चाहिए, और 2 के लिए 1 और 0 चाहिए। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ, कैसे कैलकुलेट होगा जी। देखिए, अब इसको बॉटम अप भी कर सकते हो, टॉप डाउन भी कर सकते हो। मैं नीचे से ऊपर की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मैंने एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 0 को कैलकुलेट किया, इससे एफ ऑफ 2 निकल आया।
फिर मैंने ff2 और ff1 को जमा किया, इससे ff3 निकल आया। फिर मैंने ff3 और ff2 को जमा किया, ff4 निकल आया। और फिर मैंने ff4 और ff5 को 3 को जमा किया तो ff5 निकल आया। तो इसमें अब मैं लिख रहा हूँ कि कौन सी टर्म मैंने कितनी दफ़ा कैलकुलेट किया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी f4, f3, f2, f1 और f0 कितने टाइम्स मैंने कैलकुलेट किया ऐसा करने से। तो देखिए जी f0 सिर्फ 1 टाइम थी तो ये 1 हो गई, f2 एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 टाइम्स मैंने की। इस तरह f3 जो है एक यहाँ पे की मैंने, सॉरी f2, अच्छा f1 रहेगी बीच में, f1 एक यहाँ पे हमारे साथ हुई, एक यहाँ पे हुई और एक यहाँ पे हुई, 3 टाइम्स। सिर्फ इस हाफ की बात मैं कर रहा हूँ, अभी पीछे तो मैं गया भी नहीं हूँ। अच्छा ff3 मैंने कितने टाइम किया जी, एक यहाँ पे किया जी और एक यहाँ पे किया जी, क्योंकि इसके लिए तो ज़रूरी था 2 टाइम्स। इसी तरह f4 मैंने सिर्फ यहाँ पे किया 1 टाइम और ff3 2 टाइम्स, ये जी। तो अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे रेपिटेडली करनी पड़ रही हैं। क्या ही बेहतर होता कि जब पहली दफ़ा मैंने f1 को कैलकुलेट किया था मैं इसको सेव कर लेता बिल्कुल, और दोबारा ज़रूरत पड़ती तो मैं इसको यूज़ कर लेता। यस, यही अप्रोच है हमारे इसके बीच में। अब देखो इसी को मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग से कैसे करूँगा। मैंने ff0 कैलकुलेट की, वो होती है जी 0। फिर मैंने f1 देखी, वो होती है जी 1। अच्छा इन दोनों को मिला के मैंने ff2 कैलकुलेट कर ली, मुझे पता चल गया कि जी वो बन गया 1। अच्छा ff2 और f1 को मिला के मैंने f3 काउंट कर ली, वो होता है 2, मुझे पता चल गया जी। अच्छा अब मैं इनको साथ साथ सेव करता आ रहा हूँ। अच्छा इसी तरह ff3 को और ff2 को मिलाना था मुझे। अब ff2 के लिए मुझे फिर ज़रूरी था कि ff1 और ff0 को बताओ। तो बजाय इसे कैलकुलेट करने के मैंने क्या किया, मैंने टेबल में या मेमोरी में देखा क्या f2 मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है। यस, ये किया हुआ है। तो मैंने क्या किया जी, इसकी जगह पे इन सबको कैलकुलेट करने के बजाय मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 कि भाई ये 1 है। और f3 अभी मैं f2 और f1 के साथ करके आ रहा हूँ जो कि बनता है 2। तो फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी f4 जो बनेगा ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, वो f3 ये 2 बना था और 1 को जमा करके बनेगा वो बनेगा 3। अब देखो मैंने ये सारे का सारा हाफ स्किप कर दिया, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। अच्छा अब मैं करता हूँ f5 कैलकुलेट। f5 के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास f4 हो और f3 हो। f4 क्या ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, यस ये किया हुआ 3 है। क्या f3 भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यस ये 2 है। तो ये देखिए ये पूरे का पूरा मुझे कैलकुलेट करने से मैं बच गया। यस, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो f5 मेरे पास निकलेगी 5। तो देखो ये मेथड है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। एक बार जब आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, उसके सोल्यूशन को आप स्टोर कर लो और फिर आपको वो दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखें ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से हुआ है और ये नॉर्मल मेथड से हुआ होता। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको हर एक चीज़ ये भी बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है। देखो यहाँ पे किया, यहाँ पे 4 टाइम f1 किया मुझे। f0 मैंने कितने टाइम किया जी, 2 टाइम। f2 मैंने कितने टाइम किया जी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 3 टाइम। बार बार करना पड़ रहा था। अब मुझे हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा कैलकुलेट करनी पड़ रही है और मेरा काम हो गया। यस, ये फ़ायदा है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। कुछ और पॉइंट्स डायनामिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक तो सब प्रॉब्लम्स सेम नेचर के होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ऐसे सब प्रॉब्लम्स जो बार बार आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने f3 काउंट करना था तो इसी नेचर में दोबारा भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये ओवरलैप कर रहे हैं प्रॉब्लम, सेम नेचर के हैं और सेम टाइप के हैं। ff2 मैंने काउंट करना था तो मैंने यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, तीनों सेम नेचर के हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं सब प्रॉब्लम्स। और दूसरी प्रॉपर्टीज की होती है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर ये कहता है कि आप सब प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमल वे में सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा करने से जो फाइनल सोल्यूशन आपका निकलेगा वो भी ऑप्टिमल होगा। बस सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। तो 2 प्रॉपर्टीज, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स और ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। जो प्रॉब्लम इन 2 प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा उस पर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हो। तो यह था जी आज का लेक्चर्स डायनामिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।